तो आज का क्या है हमारा सेट 4 2020 का सेट 4। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। जोड़े में दी गई हैं दो दो संख्याएं और सह अभाज्य पूछ रहा है। तो सह अभाज्य का मतलब है दो संख्याएं दी रहेंगी तो उन दोनों में कोई भी एक गुणनखंड सेम कॉमन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा। किसी से दो संख्याओं में अगर गुणनखंड एक के अलावा कोई और संख्या ना हो जो कि दोनों में है तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है क्योंकि ये है 18,25 18,25। इस तरह से चार जोड़े दिए गए हैं तो यही आंसर सही है कि ये दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में हो। 18 और 25 का गुणनखंड कर दो तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, इसलिए ये आंसर सही है। ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। है कोई गुणनखंड है जो दोनों में हो? नहीं। केवल एक ही है ऐसा जो दोनों में हो, 1। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य बोलते हैं। तो ये हो गया आंसर। ख करेंगे, एक बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है। बिंदु किससे संबंधित है? ये एक का ख दिया हुआ है। एक बिंदु है जो कि इन दो बिंदुओं को 7,-6 और एक बिंदु है 3,4, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। तो वही हो गया, ये A है वो B है, x1 x2 और अनुपात दिया हुआ है। इस बिंदु का निर्देशांक तुमसे पूछ रहा है, अनुपात भी दिया हुआ है 1 और 2, m1 1 है m2 2 है, ये दिया हुआ है। पूछ रहा है ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? जैसे ये बता सकते हो ना कौन से चतुर्थांश में है। बताओ कौन से चतुर्थांश में है ये वाला कौन से चतुर्थांश में? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? ये चौथे में है क्योंकि x यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और y माइनस आ रहा है, तो यहाँ कहीं पड़ेगा। वैसे ही इसको बताओ कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, इस तरह से पूछा है। जब तुम निकाल लोगे तभी बता पाओगे। तो इसको निकालने का क्या विभाजन सूत्र है हमारे पास, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2। उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये ऐसे कर दोगे है ना, ये x और y निकल जाएगा यहीं से, x, y निकाल रहे हो तो यहाँ निकालो। m1 कितना है 1 x2 3 प्लस m2 2 x1 7 अपॉन 2 m1 प्लस m2 2 नहीं m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। इसी तरह यहाँ कर लो m1 y2 4 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 तो m1 हो गया m2 2 हो गया और y1 -6 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व कर लो इसको, 7 2 14 3 1 3 1 3 14 7 14 3 17 बटे 3 और ये आ रहा है 6 दूनी 12 4 माइनस 8 बटे 3, 6 दूनी 12 है ना, -12 और प्लस 4 माइनस 8 बटे 3। तो ये भी कौन से चतुर्थांश में आएगा, इसी में आएगा। x प्लस में आया और y माइनस में आया तो चतुर्थांश में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन भी फोर्थ ही है, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन में चतुर्थांश लिखा हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ग। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो वृत्त से संबंधित सवाल है जो कि सिलेबस में नहीं है। अगला है घ। यदि x tan 45, देखो घ, एक का घ x tan 45 cos 60 से लिखा हुआ है, x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल sin 60
इंटू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री दिया हुआ है, तुम्हें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, सब मान रख दो, x का मान आ गया, x tan 45 1 होता है, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, cot 60 होता है 1/√3। अब यहाँ पे दिख रहा है ये √3 इससे कट गया, 1/2 से कट गया, x इंटू 1 बराबर 1 ही बचा, तो x बराबर 1 आया। ये आंसर है, x बराबर 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे फर्स्ट आंसर ऑप्शन सही है। अंगा करेंगे। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए, तुम्हें मालूम है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये अंगा है, एक का अंगा θ/360 πr²। अब देखो पाई के रूप में ही मान दिया है, इसलिए पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे। तो थीटा कितना है, 120 है ना, 120/360 गुणे पाई, और त्रिज्या है r सेंटीमीटर, त्रिज्या r ही ली गई है। अब तुम्हें बताना है कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। तो ये तो एक पत्ती से होगा, है ना, ये इससे भाग दे दो, 120 तिहाई 360 हो गया, तो 1/3 πr² आ रहा है यहाँ पे, ये तो एक पत्ती का है ना, और यहाँ पे कितनी 2 पत्तियां हैं, तो डबल क्षेत्रफल होगा, एक इसी को 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 2/3 है ना, 2/3 πr², ये आंसर होगा। इसमें दोनों दिया है, 1/3 πr² भी दिया हुआ है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम इसको लगाओगे और ये गलत होगा, ये सही है, क्योंकि ये तो एक पत्ती का क्षेत्रफल, एक पत्ती जो क्षेत्रफल बना रही, तो 2 पत्तियां हैं तो डबल कर दिया। ठीक है। अब देखो चा दिया हुआ है, चा हमें नहीं करना है क्योंकि प्रायिकता का ही सवाल है, एक का चा नहीं करना, हम दूसरा करेंगे 2 का। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं जो हैं ये और ये, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मतलब डी BC के समांतर है। ये बात सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने का हम क्या करेंगे, आधारभूत जो समानुपातिकता प्रमेय है उसका विलोम करेंगे। तो कैसे, विलोम क्या है कि अगर कोई रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट दे, मतलब AD/DB बराबर AE/EC अगर आ जाए तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, समानुपातिकता प्रमेय का उल्टा है ये, अपोजिट, विलोम। तो यही बात हम सिद्ध करते हैं अगर कि ये वाला अनुपात AD/DB बराबर AE/EC अगर सिद्ध कर दें कि बराबर हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। बस इतना करना है। तो लिखेंगे दिया है D तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ AD बराबर DB है तथा AE बराबर EC है। ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करें, अनुपात चेक करें, AD/DB चेक करते हैं, AD/DB दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख सकते हैं AD/AD, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कट जाएगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पुनः AE/EC बराबर, ये भी दोनों बराबर हैं, तो AE/AE लिख सकते हैं, फिर ये कट गया तो बराबर 1 आया। तो क्या दिख रहा है हमें, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये अनुपात भी 1 आ रहा है और ये अनुपात भी 1 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि AD/DB बराबर AE/EC। तो अगर ऐसा है कि अनुपात बराबर हैं
तो फिर ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि रेखा DE समांतर है BC के। कैसे पता चला? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ये लिख देंगे यहाँ पे, बस ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अगला है ख। इसी का ख देखेंगे। यदि sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20, दूसरे का ख, sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20, cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। तो तुम्हें थीटा का मान बताना है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पता है दोनों को समान करेंगे तभी थीटा को बराबर लिख सकते हैं। तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sec 90, हाँ sec कीजिएगा cosec, है ना, cosec 90 होगा तो sec बनेगा। तो cosec 90 माइनस 4 थीटा, है ना, समझ गए ना, 90 लिखोगे तो यही cosec sec बन जाएगा। तो बराबर cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। अब दोनों ठीक एक जैसे अनुपात हैं तो दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये हो गया 90 माइनस 4 थीटा इक्वल थीटा माइनस 20। अब सॉल्व कर लो। माइनस, हाँ इधर थीटा इधर करो, इसको इधर करो, तो ये हो गया, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ही है तो क्या हो जाएगा 5 थीटा, माइनस है इधर प्लस हो जाएगा तो 110, और 5 यहाँ के भाग देगा तो थीटा बराबर 110 बटे 5, 5 2 10, 1 5 2 10, 5 2 10, 1 5 2 10, तो 22 आ गया। थीटा बराबर 22 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसी में, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये 2 के ग में देखो क्या कह रहा है। ये चित्र बना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग ये है, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें। तो दिख रहा है कि एक वर्ग है दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है भुजा, वर्ग की भुजा, कोई भी चारों भुजा बराबर है तो वर्ग की भुजा बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या, और कह रहा है सभी वृत्त बराबर त्रिज्या के हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, सब त्रिज्याएं बराबर, ये त्रिज्या और यहाँ सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर। तो अगर ये पूरा 14 है तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? 7 हो गई। तो यहाँ ठीक है, अतः वृत्त की त्रिज्या, फिर लिखेंगे दिया है सभी वृत्त समान त्रिज्या के हैं, अतः त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा का नाम कुछ भी दे देंगे, AD AB कुछ भी, सभी भुजाएं हैं, तो 7 सेंटीमीटर हो गई एक वृत्त की त्रिज्या। तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए, कैसे निकालोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिज्य खंड है, 4 त्रिज्य खंड है ना, तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे कहाँ से? वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पहले भुजा लिखी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अब भुजा है 14 तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या, R बराबर AD बटे 2, भुजा का आधा, ये हो गया कितना? 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों खंड मिलकर एक पूरा वृत्त बना लेंगे, ये क्या है? वृत्त के चतुर्थांश हैं, क्योंकि यहाँ 90 बना है ना, हाँ ये 90 बना हुआ है ना, तो 90 डिग्री कोण अगर बना रहा है कोई त्रिज्य खंड तो फिर पूरा त्रिज्य बन जाएगा, 4 टुकड़े हैं तो। या फिर तुम कर सकते हो कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो और गुणे 4 कर दो, तो वही कर लो। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का कुल क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का कुल क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर गुणे 4, ठीक है। उससे पहले तुम लिख लेना केंद्रीय कोण कितना है। केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, 90, दैट मीन्स थीटा पता है। अब तुम सूत्र लगा दो सीधे, 90/360 गुणे पाई 22/7 गुणे त्रिज्या मतलब r 7 गुणे 7 गुणे 4, तो 90 9 चौक 36, 4 आया और ये 4 से 4 कट गया, 7 से 60 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो क्या करें हम लोग, इसमें से इसको घटा दें, तो लास्ट में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आ गया वर्ग का 196 माइनस 154, तो घटा लो इसको, कितना आ गया 42, ठीक है। तो ये आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलो तो देखो इसमें क्या करना है, ये संख्या है बतानी है शांत है या अशांत है। तो यदि हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, गुणनखंड में इनके अलावा कोई और ना आए तो शांत होती है, यही तुम्हें लिखना है। लेकिन इसमें तो 7 भी आ रही है ना, तो फिर इसका मतलब क्या है, अशांत आवर्ती है। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि हर का गुणनखंड 2, 5 एवं 2 और 5 के अलावा 7 भी है, अतः यह संख्या एक अशांत आवर्ती है, बस इतना लिख देंगे। तो ये कैसी है, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब दूसरा करते हैं इसी में, 2 का ख 3 का ख, तो 3 के ख में देखो क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात समीकरण दिया है, इसके शून्य ज्ञात की, देखिए ये द्विघात बहुपद है तो ये नहीं करना है, बहुपद है नहीं हमारे सिलेबस में तो ये नहीं करना है। ख के बाद आ रहा है ग, 3 बिंदु दिए गए हैं, क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करना है। तीसरे का ग, तीसरे का ग, 3 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A 2, 3,2 और बिंदु B -2, -3, -2, -3 और बिंदु C में क्या दिया हुआ है देखो 2,3, 2,3। पूछ रहे क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज कब बनाएंगे, अगर इसका इनकी मदद से हम क्षेत्रफल निकालें और वो 0 ना आए, अगर 0 आ गया तब तो ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे, तो त्रिभुज नहीं बनेगा इनसे, है ना। और 0 नहीं आया तो त्रिभुज बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा वो किस प्रकार का है ये तुम्हें बताना होगा। तो पहले निकालते हैं कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये निकालते हैं। तो 1/2 आया, x1 ये क्या है, x1 y1 है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखो क्या है, x1 क्या है, y2 -3 माइनस y3 3, x2 -2 y3 माइनस y1 2 है, प्लस x3 2 y1 2 माइनस y2 -3 तो प्लस 3। अब देखते हैं यहाँ पे 1/2, 3 3 6 हुआ, 6 3 18, तो ये 18 हो गया, माइनस 3 में से 2 गया 1 और -2 1 कम 2, प्लस 3 2 5 5 2 10, तो 1/2 और ये 18 में से 2 गया 16, 16 और 10 26, भाग दें इसको तो 13 आएगा, तो ये आ गया 13 वर्ग मात्रक, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है या विषम बाहु है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
भुजाओं की लंबाई पता करनी पड़ेगी। ये बिंदु A है तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, और मान लो ये बिंदु B और ये बिंदु C है, C का क्या है 2,3 C है, और A है 3,2 और B है -2 -3, तो -2 -3। अब चेक करो कि ये कैसा त्रिभुज है। इसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली दूरी AC, AB और BC निकालनी पड़ेगी। तो AB बराबर पहले निकाल लेंगे, AB बराबर रूट में निकालो x2 - x1 -2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 और -2 का स्क्वायर, ये निकाल लो, हल कर लो यहाँ पे। तो कितना आ रहा है ये रूट के अंदर, देखो -5 का स्क्वायर 25 हुआ, ये भी -5 का स्क्वायर 25 हुआ, 50। ए भी निकल गया। इसी तरह से BC निकाल लो, BC तो क्या होगा x2 - x1 रूट में x2 - x1 प्लस बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये भी प्लस बन जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 का स्क्वायर 36, 16 36 52, तो रूट 52 आ गया। मात्रक यहाँ लिख देना, मात्रक। अब AC बचा है, AC निकाल लो। AC में फिर से x2 - x1 तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 2 का स्क्वायर। अब ये भी -1 आएगा, स्क्वायर होके +1 बनेगा, ये 1 आएगा, स्क्वायर होके +1 बनेगा, तो 1 + 1 2 आ गया, तो ये हो गया √2 मात्रक। अब चेक करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। तो देखो कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु है। अब कोण के आधार पे चेक कर लो, जो तुम्हारा है ना, कोण के आधार पे चेक कर लो। ऐसे तो कह सकते हैं कि क्या है विषम बाहु। वैसे विषम बाहु मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषम बाहु हुआ। कोण के आधार पे चेक करें अगर हम लोग तो देखते हैं कि ये वाली भुजा का वर्ग करने पे इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर आएगा। इसका स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे देखो BC स्क्वायर करते हैं, BC स्क्वायर तो 52 आएगा, और इसका AB स्क्वायर अगर कर दें तो 50 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग AC स्क्वायर कर दें तो 2 आएगा। तो तुम देख रहे हो कि इन दोनों का वर्ग AB स्क्वायर है ना, यहाँ लिख लेंगे। दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है कि नहीं। अतः यह त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक भुजा के वर्ग के बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग है, पाइथागोरस लग रहा है। अतः यह एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो गांव में देखो क्या कह रहा है इसके, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदा जाता है 20 मीटर गहरा, बेलनाकार होता है ना कुआं, अगर देखें तो अंदर बेलन जैसा ही तो रहेगा ना ऊपर से देखने पे ऐसे। और कितना गहरा है ये, 20 मीटर गहरा है, 7 मीटर इसका व्यास है, मतलब ये व्यास दिया हुआ है पूरा। अगर इसको हम नाम AB दे दें तो व्यास AB बराबर लिख देंगे बेलनाकार कुएं की ऊंचाई। कुएं की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर, इसको H मान लो। कुएं की ऊंचाई H, कैपिटल H मानते हैं चलो कुएं, क्योंकि अभी हमें चबूतरे की ऊंचाई भी निकालनी है। तो कैपिटल H हम लोग बेलन की ये क्या नाम है कुएं का, तो लिख देंगे कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई बराबर H बराबर 20 मीटर, जो दिया है वो लिख दोगे। कुएं का व्यास, व्यास बराबर AB है ना, AB माने हो तो AB बराबर कितने मीटर का है, 7 मीटर, 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हें। अब तुम बेलनाकार कुआं होता है तो क्या हो गया, बेलन का आयतन, उसमें से जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा कैसा बनाया गया, इस तरह से आयताकार या घनाभाकार कह सकते हो, क्योंकि ये तो लंबाई चौड़ाई हो गई चबूतरे की, दिया हुआ है। चबूतरे की लंबाई है 22 और 14, 22 × 14 बोला है, 22 × 14,
तो फिर ये तो लंबाई चौड़ाई हुई, तो चबूतरा है तो मिट्टी में ऊंचाई भी तो होगी ना। चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की चौड़ाई, और ऐसे ऊंचा मिट्टी में बांध जैसा बना होगा, तो उस ऊंचाई को तुम्हें बताना है। तो मतलब क्या बना है, ये घनाभ बना है, एक घनाभ बना है। तो जितनी मिट्टी निकली उसी से बना है ना वो, तो मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे हाँ, मिट्टी का आयतन कितना होगा, जितना इस कुएं का आयतन है। लिखेंगे निकाली गई मिट्टी का आयतन, हाँ निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, है ना। बेलन यानी कुएं का आयतन, बेलन का आयतन। और बेलन है कितना होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। तो निकाल लें यहाँ से हम लोग, सब कुछ दिया हुआ है, 22/7, आर दिया हुआ है 3.5 गुणे 3.5 और एच दिया है 20। तो यहाँ से 7 पंजे 35, 0.5 हो गया। तो और क्या बचा फिर इधर, अब इससे गुणा कर दो, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 हुआ, और 20 है ना, 20 पंजे 100, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो कितना हो गया 10। तो 22 गुणे 3.5, 10 बचा, 10 3.5 से गुणा हुआ तो ये 35 हो गया। ठीक है, 20 पंजे 100 हुआ, 10 हुआ, और 10 इससे गुणा हुआ तो 35 हो गया। 35 और 22 को गुणा कर लो, तो 770 घन मीटर, है ना, क्योंकि मीटर में है सब कुछ, तो घन मीटर, ये हो गया मिट्टी का आयतन। फिर लिखेंगे चूंकि मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, अतः पहले लिख लेंगे चबूतरे की लंबाई बराबर कितनी है 22 मीटर, चौड़ाई बराबर 14 मीटर, माना ऊंचाई कितनी है h मान लिया, माना ऊंचाई बराबर स्मॉल h। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, अतः चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। तो चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, चबूतरा क्या है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन 770। भाषा लिख लेना अपना। अब देखो L तो मालूम ही है 22 है लंबाई, चौड़ाई 14 है, H निकालना है तुमको 77 0। तो यहाँ से क्या करें, H निकालो, 77/22 गुणे 14। अब काट लो यहाँ से, तो ये हो गया 22 से कट जाएगा, है ना। तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, 70 हो गया, और 14 एकम 14, 14 पंजे 70, तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की ऊंचाई है, ये आंसर हो जाएगा। चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। ठीक, अगला करते हैं। चौथे के काम में दिया हुआ है, सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम लोग लगातार 8 से 10 बार लगा चुके हैं पिछले वीडियोस में, पिछले सेट्स में 2022, 2021 सभी में लगा चुके हैं। तो इसको तुम देख सकते हो पीछे जाकर। खा में कह रहा है समांतर श्रेणी का सवाल है, यह हमें करना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। गा कर रहे हैं, गा में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक, जिसके AB तथा AC भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है AB तथा AC भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्रमशः E तथा F हैं, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है बिंदु A का निर्देशांक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ना, A का, B का और C का, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहाँ के पता नहीं है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा। कैसे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ के निर्देशांक हमें निकालने होंगे, है ना। तो ये निर्देशांक मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं हम लोग x1 y1 है, ये x1 y1 है, और ये निर्देशांक x2 y2 है, x2 y2 है। तो यहाँ के निर्देशांक निकालने के लिए देखो, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का हम लोग सूत्र लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले सारा लिख लेंगे, E क्या है, AB का मध्य बिंदु है। फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या हो गया, 2 बराबर x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y में क्या है ना,
यहाँ पहले लिख देते हैं, चलो x बराबर x1 प्लस x2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो x क्या है यहाँ पे मध्य बिंदु में, ये 2 है, तो 2 बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x2 किसको माना है 1 को, तो प्लस 1 अपॉन 2। इसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2, तो y1 प्लस लगाओगे और वो माइनस है तो बीच में माइनस बनेगा 4 पूरे का बटे 2, और y की जगह क्या लिखोगे, y कौन है यहाँ पे -1 है ना, यही बिंदु तो ले रहे हो, ये वाला, ये xy है। अब यहाँ से x1 निकाल लो, तो इधर गया 4 हो गया, x1 प्लस 1 बचा, x1 प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, 1 इधर भेजो तो x1 बराबर 4 में से 1 गया 3, x1 मिल गया। और फिर इसी तरह से यहाँ से y2 निकालो, 2 इधर गया तो -2 और उधर y1 -4, तो 4 इधर आके -6 हो जाएगा, तो y1 प्लस हो जाएगा ना, +4 -2 +2, तो y1 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ के निर्देशांक मिल गए, क्या मिल गए 3, 2, ये मिल गया। इसी तरह यहाँ का निर्देशांक, इसी प्रकार बिंदु C, इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक के लिए इसको मानो, इसको x1 मानो, तो फिर से वही सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो f, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था क्या, किसके लिए है ये, E के लिए है ना, E मतलब x, y बराबर के लिए ये सूत्र है। इस तरह f के लिए 0, -1 के लिए, x की जगह यहाँ कौन है 2, -1 है, यहाँ पे 2, -1 है, और यहाँ पे 0, -1 है। इसके लिए निकालने जा रहे हैं, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 + 1/2, और y बराबर यहाँ क्या है, यहाँ पे y क्या है -1 है, तो -1 बराबर y2 प्लस दिस, तो y2 है ना, y2 -4 बनेगा बटे 2, ये चला गया इधर 0, तो x2 + 1 बराबर 0, तो x2 बराबर -1। इसी तरह यहाँ पे y2 यहाँ -2 हो गया, तो y -4 बराबर -2 आएगा, y -4 बराबर -2, तो फिर y बराबर यहाँ +2 आएगा, है ना, +4 होगा वहाँ जाके, तो y बराबर +2, तो ये भी आ गया -1, 2। अब क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ से करते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2, और बाकी सब सारे बिंदु पता हैं, x1 y1 x2 y2, इसको मान लो ये क्या है x3 y3 है, तो लगा दो सूत्र, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ रखो 1/2 x1 किसको मान रहे हो 3 को, प्लस y2 मान रहे हो 2 को, प्लस नहीं इंटू 2 माइनस y3, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस 4, फिर प्लस x2 मीन्स -1 ब्रैकेट में y3 मीन्स -4 माइनस y1 -2 प्लस x3 1 y1 2 माइनस y2 2। तो बस अब यहाँ आ जाओ 1/2 और यहाँ 4 2 6 3 18, यहाँ माइनस लगेगा 4 दूना 8 -8 -1 प्लस 8, सॉरी क्या है 4 2 6 -6 प्लस -6 और -1 प्लस 6 गुणा हुआ, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 तो ये 0 ही आएगा, प्लस 0। 18 6 24 हो गया, तो 1/2 गुणे 24 आ रहा है, 2 से कटेगा,
12 आएगा, तो बराबर 12 वर्ग मीटर वर्ग मात्रक, ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आंसर हो गया। तो चौथे के घ में देखो साइन थीटा दिया है, इसका मान बताना है। तो कुछ भी दिया हो, हमें टेन कॉस कॉट कुछ भी बताना हो, बस तीनों भुजा पता होनी चाहिए त्रिभुज की। यहाँ क्या है साइन थीटा मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर, यहाँ हल लिख लेना, हल में तुम्हें लिखना है चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और वो दिया हुआ है 4/5, तो लंब बराबर क्या हो गया 4x और कर्ण बराबर हो गया 5x, मिल गया। तो आधार निकाल लेंगे हम लोग, आधार स्क्वायर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस होता है दोनों, लेकिन और लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में से माइनस करना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, हाँ 5x का स्क्वायर, कर्ण 5x है और ये 4x है, 4x का स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर आ रहा है 9x स्क्वायर, तो आधार कितना आएगा, इसका रूट हो जाएगा 9x स्क्वायर का रूट हो गया 3x, ये हो गया आधार। अब जो पूछ रहा है वो बताते जाएं। तो बताना है हमको 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो 4 और 4 tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4x है, 4x बटे आधार, आधार मीन्स 3x माइनस 5 cos थीटा आधार बटे कर्ण इंटू 3x बटे कर्ण, कर्ण मतलब 5x अपॉन सेक, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कर्ण बटे आधार है ना, यानी 5x बटे कर्ण बटे आधार 5x बटे 3x, सेक की जगह हो गया प्लस 4 कॉट आधार बटे लंब, tan का उल्टा आधार बटे लंब कॉट, तो आधार कितना है 3x, लंब कितना है 4x, तो ये गया 4 इंटू आधार 3x, लंब कितना है 4x। अब जहाँ जहाँ जो कट रहा है x तो कट ही जाएगा है ना, सब जगह x कट जाएगा, और इधर इसी तरह से 4x बटे 3x, ये कट गया, ये सब कट गया। अब जो जो बचा उसको करो, देखो कहीं कट नहीं रहा है, 4 चौक 16, 16 बटे 3 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 5 पूरे का बटे 5 बटे 3 प्लस 4 तिहाई, ये देखो 4 कट गया है ना, 5 बटे 3 और नीचे कुछ नहीं था ना, ठीक है, यहाँ 4 cot थीटा था 4 cot थीटा, ठीक। तो 4 cot थीटा है, 4 कट गया, तो बचा क्या प्लस 3, इसी को जोड़ लो सब। यहाँ का लासा क्या होगा 15 होगा, 3 पचे 15, 16 पंजे 80, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 का बटे कितना 15 है ना एलसीएम, फिर पूरे का बटे ये 3 त्रिका 9 5 14, 14 बटे 3 पलट जाएगा, तो पलट कर क्या होगा 80 में से 45 घटाओ 5 50 30 35, तो 35 बटे 15, इसके साथ ये पलट कर गुणा हुआ 3 बटे 14, 3 पचे 15, 5 कम 5 सत्ते 35, 7 कम और 7 दूना 14, तो बराबर 1 बटे 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। दिए गए हैं, इनको करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि इन युग्म समीकरणों के समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल है, इन दोनों का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो मानक रूप में बदलने की जरूरत यहाँ नहीं है, a1 बटे a2, तो पहले लिख लेंगे a1 क्या है 2 है और b1 क्या है 3 है, इसी तरह a2 क्या है 6 है और b2 बराबर 5 है। यहाँ लिख लेना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 a2 यहाँ पे सब मिल गए। अब लिखेंगे अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो निकाल लो a1 बटे a2 कितना है 2 बटे 6
तो A1 बटे A2 अलग अलग निकालेंगे। A1 बटे A2 बराबर आ रहा है 2/6। 2/6 को काटेंगे तो 1/3 आएगा। फिर B1 बटे B2 निकालो, तो B1 है 3/5। तो क्या दिख रहा है, लास्ट में लिखेंगे अतः A1 बटे A2 यहाँ बना देंगे। A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है, अतः समीकरण का कोई हल, एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब आगे कह रहा है कि इसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि क्या है, सूत्र लिखेंगे। वज्र गुणन सूत्र क्या है, x बटे B1 C2, फिर इस पलट जाता है ये B2 C1 बराबर y बटे C1, है ना। C1 के बाद A आता है A2, फिर पलट जाएगा C2 A1 बराबर 1 बटे, फिर से A आएगा, अब C आ चुका है तो A1 के बाद B2 आएगा, फिर पलट जाएगा A2 B1, बन गया। अब यहाँ मान रख दो, यहाँ से A1 B1 C1 जो है इसको मानक रूप में लिखना है। C1 चाहिए, है ना, तो मानक रूप में यहाँ लिख लेना एक बार। 2x प्लस 3y, 7 इधर आना चाहिए, -7 बराबर 0, ये मानक रूप में है। फिर यहाँ से 6x प्लस 5y -11 बराबर 0, ये भी मानक रूप में है। अब यहाँ से ABC सब यहाँ पे रख दो। तो x बटे B1 कितना है, B1 3, C2 कितना है -11, है ना। C1 बराबर -7 और C2 बराबर -11, तो रख दो। C2 कितना है, -11 है, -11 और माइनस यहाँ से घटाना है B2 C1, B2 मतलब 5 गुणे -7, ये हो गया x का बराबर y बटे C1 मतलब -11 गुणे A2 मतलब 6, A2 मीन्स 6 माइनस C2 मीन्स -11, A1 मीन्स 2, तो -11 गुणे 2, ये हो गया बराबर 1/A1। A1 क्या है 2 गुणे B2 कितना है 5 माइनस A2 6 गुणे B1 3 हो गया। बस यही हल करना है अब तुम्हें। यहाँ पे आ जाओ, x बटे -33, माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 35 हुआ, और यहाँ -33 बराबर y बटे -66, और दोनों माइनस प्लस आएगा, 11 दूना 22 बराबर 1/10 और -18। अब यहाँ हल करो, कितना आया x बटे 2 बराबर y बटे 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, -44 बराबर 1/-8। तो एक बार इसको y के बराबर मानेंगे, इसके बराबर, अतः x बटे 2 बराबर 1/-8 यहाँ जाएगा, तो 2 पर आएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, -1/4 आंसर आया। फिर y बराबर, पुनः y बराबर यहाँ से 44 ऊपर जाएगा, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 44/8, 4 2 8 और 4 एकम 4 है ना, तो y बराबर कितना आ गया 11/2। ये दोनों x और y के आंसर हो जाएगा, तो x बराबर ये, y बराबर ये, दोनों आंसर लिख देंगे। देखेंगे 5 के ख में देखो, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए और रचना के पद भी लिखिए। तो रचना के पद क्या है, पहला लिखेंगे रचना के चरण, लिख देंगे रचना के पद। तो पहला पद जो करोगे वो लिख दो। सबसे पहला काम क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचोगे। तो स्केल से 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया, लिखेंगे AB बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, पहला। सेकेंड, उसके बाद क्या करोगे, इस रेखाखंड, अब इसको कैसे करना है, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो मान लेंगे, माना, दूसरे चरण में लिख देंगे, माना रेखाखंड को
रेखाखंड AB को m/n बराबर 3/2 में बांटना है, ये लिख देंगे। ये चरण में मत लिखना, बस ये लिख देना, ऊपर ही पहले लिख देना, माना रेखाखंड AB को m/n में बांटना है। तो चरण नंबर 2 में लिखना। अब क्या करोगे, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, मान लिया वो AX खींचा, ऐसे लिख देना, ठीक है। क्या करना है वो ऊपर लिख देना, रेखाखंड AB को m/n बराबर 3/2 में बांटना है, ठीक है। ये पहले शुरुआत में लिख देना। उसके बाद रचना का चरण, रेखा एक 10 सेंटीमीटर का खींचा और फिर A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट AX को, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे AX को m+n मतलब कितना, 3+2 में बराबर टुकड़ों में काटा, 3+2 बराबर 5 बराबर टुकड़ों में काटा। तो क्या करेंगे, 5 बराबर टुकड़े जैसे बताया है स्केल पर, किसी भी सेंटीमीटर कोई भी लंबाई का लेके 5 बराबर टुकड़े कर देंगे, 3, 4 और ये 5। जितने यहाँ जोड़ने पे आएगा अनुपात को उतने टुकड़े करने हैं। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। अब क्या करो, लास्ट वाले को तुम B से मिला दो, मिला दिया। फिर क्या करो, ये जो M है, अब चौथा चरण यहाँ लिखेंगे, चौथा चरण B से A5 को मिलाया। फिर पांचवा चरण A3 मतलब m बराबर 3 पर, m बराबर 3 पर, जो m दिया हुआ है उसी के बराबर 3 पर AB के, ये A5B के समांतर एक रेखाखंड खींचा, A5B के समांतर एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर इसके समांतर जैसा बताया है, यहाँ पे एक कोण बनाओगे, चाप लगाओगे, वही चाप तुम A3 पे लगाओगे। तो जहाँ काटा है यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ पे इसके बराबर ऐसे नाप लोगे, इस चाप के बराबर ये चाप नाप लोगे। अब जहाँ काटा है वहाँ रख के एक चाप लगा दोगे। फिर A3 से स्केल की सहायता से कटान बिंदु को मिलाते हुए यहाँ ले जाओगे। तो यहाँ पे एक नाम रख दोगे, कुछ भी, मान लो यहाँ नाम रख दिया है D या E, यहाँ हमने D नाम रख दिया। तो AD अनुपात DB बराबर अभीष्ट अनुपात प्राप्त हुआ, AD अनुपात, ठीक है। ये रचना नंबर, ये चरण नंबर 5, चरण 5 तो हो गया, M3 पर समांतर रेखा खींचा, ठीक है। और छठवां AD अनुपात DB बराबर 3/2 अभीष्ट अनुपात प्राप्त हुआ। ये रचना है। आज का घा, क्योंकि फिर से साड़ी दी गई है, माध्य निकालना है, और माध्य हम कई बार निकाल रहे हैं, हर पेपर में किया है, तो तुम प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम इससे नहीं करेंगे। छठवें का क्या करेंगे, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटे में जा सकती है। तो ये वही है सापेक्ष चाल। तो मान लेंगे धारा की चाल v है, तो जो दिया है वो लिख देंगे। तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो लिख देंगे नाव की चाल स्थिर जल में, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल यहाँ दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब माना धारा की चाल v है, माना धारा की चाल v, धारा की चाल निकालनी है, ठीक है। धारा की चाल मान लिया कितनी है, v किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल हो गई। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, क्या कह रहा है, धारा की दिशा में भी चलना है और धारा की विपरीत दिशा में भी चलना है। तो पहले धारा की दिशा की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में, गति के बारे में बात करेंगे, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में दूरी कितनी है, पहले दिया हुआ है। धारा की दिशा में अगर दूरी चलना है तो वो दिया हुआ है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर।
और इस दिशा में चाल कितनी है? 15 किलो चाल है। चाल तो बतानी पड़ेगी कितनी हो जाएगी। धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी ना। तो v प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, तो समय बराबर t1 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी है 22 और चाल है v प्लस 8 घंटा। ये हो गया। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में लिखेंगे। धारा की विपरीत दिशा में क्या क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में क्या? पहले दूरी तो दिया हुआ है। धारा की विपरीत दिशा में दूरी है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये दिया हुआ है। और चाल कितनी हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में? बताओ चाल कितनी हो जाएगी? अरे धारा की विपरीत दिशा में घटती है ना। हाँ। धारा की दिशा में जुड़ती है। तो धारा की विपरीत दिशा में हो गया हाँ v माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की विपरीत दिशा में हो गई। तो फिर समय बराबर समय t2, फिर से दूरी बटे चाल। हाँ 15 बटे v माइनस 18, ये समय आ गया घंटा। हाँ आवर्स। अब कह रहे हैं दोनों दिशा में जो समय लगा है वो 5 घंटा है, मतलब दोनों को मिलाकर। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार कुल समय यानी t1 प्लस t2 टू 5 आवर्स ये दिया हुआ है। तो t1 का मतलब ये हुआ, t2 का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो 22 अपॉन v प्लस 8 प्लस t2, 15 अपॉन v माइनस 18, 15 अपॉन v माइनस 18 इक्वल 5। ये बन रहा है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? v प्लस 8 और v माइनस 18। इससे कटेगा, ये बचेगा, यहाँ गुणा होगा 22 गुणे v माइनस 18। फिर इससे ये कटेगा, ये 15 गुणे v प्लस 8 बराबर 18। क्यों लिखा हम लोगों ने? v माइनस 18 क्यों लिख दिया? 8 किलोमीटर है ना। अभी सब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। v माइनस 8 यहाँ पे भी आएगा v माइनस 8। ठीक है। धारा की दिशा में नदी की चाल और नाव की चाल जुड़ेगी। ये नदी की चाल है, नाव की चाल है। धारा की चाल और नाव की चाल, और विपरीत जिस दिशा में वही घट जाएगी। तो नाव माइनस धारा, तो ये लिखेंगे बराबर 5 बराबर 5। अब यहाँ पे गुणा करो 22v 22 8 दूनी 16 8 3 16 1 17 176 प्लस 15v 15 8 120 और इन सब को गुणा कर लो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 64 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। तो v स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बन रहा है, इधर 5 है। यहाँ 22v 15v कितना हो गया? 37v 27 10 37v 176 प्लस 120 कितना हो गया? घटाओ 76। तो ये हो गया 600 725 11 56। ठीक है 56 आ गया बटे ये कहाँ चला गया? उसके साथ गुणा हो गया, तो उधर ले जा गुणा कर दो। तो ये बन गया 5v स्क्वायर माइनस 64 है। ये 64 पंजे, तो 64 पंजे यहाँ गुणा कर लो। 5 चौक 20 5 छंग 30 32 320 हुआ। तो यहाँ पर आ गया 320। अब सबको एक साथ कर लो। 320 से घटेगा तो इधर आके 5v स्क्वायर माइनस, ये प्लस है तो माइनस 37v, और ये माइनस है तो प्लस आएगा इसमें 220 प्लस 56। अब इन सबको घटा लो 26 और 56 को, तो ये सीधा लिख लें। इसके बाद कितना आ गया? 220 में से 56, 320 में से 56, तो ये 4 आ गया यहाँ पे। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 2, तो 264 माइनस 264 है। ठीक है
तो फाइनली क्या आया 5v² माइनस 37v माइनस 264 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब ये कटेगा है नहीं, अगर हम गुणनखंड से करेंगे तो लंबा होगा, तो किससे करेंगे इसको? सूत्र विधि से। ठीक है, द्विघात को सूत्र से हल करेंगे। तो सूत्र से हल करने के लिए v बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b², b कौन है 37, माइनस 37 का स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, a मतलब 5, c मतलब 264 माइनस 264 ये आया बटे 2a, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हुआ। अब यहाँ हल करो तो 37 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस बी की जगह क्या आएगा? माइनस 37, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस मिलके, तो ये आया। अब इसको हल करो, 37 का स्क्वायर कितना आया? तो 1389, 1369 ये प्लस 37 बाहर है, तो 37 प्लस माइनस रूट में 1369 और ये प्लस आ जाएगा दोनों, 5 चौक 20 और 264 को 20 से गुणा करो, प्लस 264 गुणे 20 5280 कर दिया ना, 264 को 20 से तो 5280 पूरे का बटे 10। इसको हल करो, जोड़ो दोनों को, 1369 और 5280, 6649, उसका वर्गमूल निकालो तो ये हो गया 6000 कितना 649, इसका वर्गमूल निकालो, इक्यासी पॉइंट 541। तो ये आ रहा है 37 प्लस माइनस 81.54। ठीक है, 81.54 रखेंगे और बटे में यहाँ पे 10 है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 81 और एक बार माइनस कर दो, तो x के 2 मान आएंगे। x बराबर एक बार आएगा 37 प्लस 81.54 बटे 10 और एक बार x बराबर आएगा 37 माइनस 81.54 बटे 10। दोनों मान निकाल कर हल कर लो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक, ये हो गया। दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी नाव की चाल माइनस नदी की चाल, तो 8 माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में समय निकालो, तो समय क्या हो जाएगा? t2 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 15 और चाल है 8 माइनस v। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे जो बनाए थे हम लोग समीकरण नंबर ये 1 है। अब दिया है कुल समय लगता है 5 घंटा, तो आगे लिखेंगे कुल समय बराबर 5 घंटा। अब उसी को बराबर करके यहाँ पे लिख देंगे, 5 घंटा हो गया। तो ये कुल समय यही है t1 प्लस t2, तो यहाँ लिख दो t1 प्लस t2 बराबर 5 घंटा। t1 का वैल्यू ये है 22 बटे v प्लस 8 प्लस t2 15 बटे 8 माइनस v, 15 बटे 8 माइनस v बराबर 5। अब लासा लोगे, इन्हीं का गुणनफल v प्लस 8 और 8 माइनस v, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये कटेगा, ये गुणा होगा 22 के साथ 8 माइनस v और 8v कटेगा यहाँ पे, तो ये गुणा होगा 15 के साथ v प्लस 8 बराबर 5। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके उधर ले जाओ, इन दोनों को इधर गुणा करो, तो 176 ये आया, 8 दूनी 16, 8 16 76 माइनस 22v प्लस 15v और 15 8 120 बराबर, इनको गुणा कर लो, उधर ले जाके 5 के साथ कर दो, तो 5 के साथ ये गुणा होंगे 8v, है ना, 8v, फिर माइनस v स्क्वायर, फिर इधर गुणा करो 8 8 64, फिर इससे गुणा करो माइनस 8v, ये बना माइनस 8v प्लस 8v, कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 5v स्क्वायर इधर गुणा हुआ
5v² और इसको इधर से गुणा किया तो कितना हो गया 320। अब इधर का हल कर लो, 22 और 15 में से कितना हो गया 7 हो गया, और 176 120 जोड़ेंगे तो 296, तो ये -7v प्लस 296 ये आएगा। अब इधर सारे के सारे किधर कर लें, इस तरफ कर लें क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये इधर आएगा तो आएगा 5v² और -7v प्लस 296 और 100 ये आएगा तो 320 माइनस बराबर 0। ठीक है, अब घटा लो तो 5v² -7v माइनस को घटाएंगे तो 24 आ रहा है, 24 आया है बराबर 0। अब गुणनखंड कर लेंगे, a इंटू सी पहले कर लेंगे यहाँ रफ में, a इंटू सी मतलब 5 गुणे -24 कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो 120 को तुम यहाँ गुणनखंड करो और चेक करो कि कौन से दो नंबर है जिनको गुणा करने पर 24 और घटाने पर -120 क्या बता रहा है, घटाने पर आना चाहिए 7। तो कर लेते हैं 15v² माइनस v, कौन सी दो संख्याएं हैं 15 और 8 अगर मिल रहा है यहाँ गुणनखंड के हम लोग चेक कर लेंगे। तो 15 में से 8 घटाओ और गुणा करो तो 15 में से 8 7 आएगा और गुणा करने पर 120 आएगा, तो -24 बराबर 0। अब यहाँ पे 5v² माइनस 15v और प्लस 8v माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ क्या लें 5v, तो क्या हो गया v माइनस 3 और यहाँ क्या लें 8, तो 8 और v माइनस 3 बराबर 0। तो एक अब यहाँ पे एक मिल गया v माइनस 3 कॉमन मिला दोनों में और ब्रैकेट में फिर बचा 5v प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ना, अगर ये 0 के बराबर है दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ छोड़ देते हैं, आगे ऊपर से करते हैं। तो ये अगर 0 के बराबर एक बार लेंगे एक बार इसको लेंगे, तो यहाँ पे बता देते हैं हल। तो v माइनस 3 अगर 0 है तो v बराबर 3 आ गया, अतः नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये तो अमान्य है ना, 5v प्लस 8 बराबर 0 है तो v बराबर इधर जाएगा -8/5 आएगा, ऋणात्मक है तो चाल को ऋणात्मक नहीं लेना है, तो ये लिख देंगे ये अमान्य है, अतः नदी की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। चलो।